अध्याय 4001 रहस्यमय पर्वतीय इरादा। 3 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें। यह अद्भुत है। वांग टेन के शरीर में आए बदलावों को देखकर राउंड बॉल और आइसिथ और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वांग टेन को परेशान नहीं किया और बस किनारे पर हो रहे बदलावों को देखते रहे। वांग टेन ने उनकी आवाजाही को सीमित नहीं किया, इसलिए वे प्रकट हो सकते थे जब भी वे चाहते थे। जब उन्होंने वांग टेन के शरीर में अजीब बदलाव महसूस किया तो वे प्रकट होने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल वांग टेन के परिवर्तन को देखना उनके लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। आखिरकार यह एक रूपांतरण और उदात्तीकरण था। ये रहस्यमय था। कुछ प्रतिभाओं के पास जन्म से ही अनेक प्रकार की शारीरिक बनावट होती है। जन्म के बाद उनके लिए इसमें कुछ भी बदलना मुश्किल होता है, इसलिए वे केवल निरंतर सुधार ही कर सकते हैं। हालांकि वांग टेन बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहा था। रहस्यमयी पवन शक्ति उसके शरीर में परिवर्तन ला रही थी, जिससे उसे दिव्य पवन आत्मा काया प्राप्त हो रही थी। राउंड बॉल और आइसिथ हवा तत्व के जीव नहीं थे, लेकिन एक कहावत थी कि सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ऊर्जा संबंधी गुण नहीं थे, महत्वपूर्ण बात परिवर्तन थे। जैसे जैसे वे देखते गए वैसे वैसे वे और भी चकित होते गए। उनकी आंखें मानो ज्ञानोदय प्राप्त कर चुकी थीं, विशेष रूप से आइसिथ। हालांकि उसके पास केवल एक ही आत्मा बची थी, लेकिन उसके पास एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा का अनुभव और ज्ञान था, इसलिए वह समझती थी कि यह स्थिति कितनी असामान्य है। साथ ही इस स्थिति के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। वह अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर रहा है। आइसिथ दंग रह गई। उसने बहुत सी बातें समझी थीं, लेकिन ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह अचंभित और विस्मित थी। पुनर्निर्माण, इसे पुनर्निर्माण क्यों कहा गया? वांग टेन के शरीर में कई विशेष शारीरिक विशेषताएं थीं और उसने उन सभी को पहले भी देखा था। उसके पास वायु शक्ति की प्रतिभा भी थी, जो अन्य प्रतिभाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि ऐसा न होता तो उसकी वायु शक्ति की क्षमता इतनी प्रबल न होती। हालांकि इसी क्षण उसके शरीर में एक और भी रहस्यमय वायु तत्व वाला शारीरिक रूप प्रकट हुआ। यह एक विशेष शारीरिक प्रतिभा थी। यह कोई अदृश्य प्रतिभा नहीं थी। इसीलिए उसने कहा कि यह एक पुनर्निर्माण था, अपने शरीर को इस तरह से पुनर्गठित करना ताकि वह इस विशेष शारीरिक बनावट को प्राप्त कर सके, और भी दुर्लभ और आश्चर्यजनक था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शिकायत करते हुए राउंड बॉल का चेहरा फड़क उठा। वह शिकायत करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। यह तो असंभव सा मामला था। एक बार तो स्वीकार्य था, लेकिन कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार। राउंड बॉल गिनती भूल गया। क्या यह ऐसा काम था जो कोई इंसान कर सकता था? समस्या ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसने ये कैसे किया। यदि वे प्रतिभाएं और शारीरिक क्षमताएं अन्य मार्शल योद्धाओं के साथ संपर्क के बाद ही प्रकट हुईं, तो अब क्या स्थिति है? वांग टेन इस निर्जन ग्रह पर पालथी मारकर बैठा था। उनके अलावा यहाँ कोई और नहीं था। ये शारीरिक क्षमता कहाँ से आए? गोल गेंद को समझ नहीं आया। राउंड बॉल अकेली नहीं थी। यहाँ तक कि दिव्य स्तर पर मौजूद आइसिथ भी इसे समझ नहीं पाए। वह हैरान थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वे चुपचाप वांग टेन को घूरते रहे, जो इन बदलावों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ पल भर में घटित हुआ। वांग टेन के शरीर में हो रहे बदलाव शांत हो गए और उसके आसपास की हवा भी थम गई। शांति बहाल हो गई। वांग टेन के चारों ओर की हरी चमक भी गायब हो गई। हालांकि उसका शरीर अभी भी एकदम साफ था। यह असाधारण था। उसी समय उनके शरीर की आभा और भी अधिक परिपूर्ण और शक्तिशाली प्रतीत होने लगी थी। राउंड बॉल और आइसिथ अचंभित रह गए। वांग टेन का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। कहा जा सकता है कि स्वर्ग स्तर पर ब्रह्मांड में कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वह हमेशा अपने से उच्च स्तर के मार्शल योद्धाओं से ही लड़ता था। उसने उसके साथ प्रतिस्पर्धा की और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से मुकाबला किया। फिर भी उसका शारीरिक रूप से मजबूत होने की क्षमता बनी रही। कितना भयानक राक्षस है! स्विश! इसी क्षण अंधेरे भूमिगत स्थान में एक हरी बत्ती चमक उठी। वांग टेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपना सिर झुकाया और अपने शरीर को देखा। उसने अपनी अवस्था को महसूस किया और मुस्कुराया। मैं फिर से मजबूत हो गया हूँ। मेरी ताकत भी बढ़ गई लगती है। वांग टेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। यह उस रूपांतरण से भी अधिक शक्तिशाली थी जो उसने स्वर्ग लोक में प्रवेश करते समय अनुभव किया था। थोड़ा
यह देखने में मामूली लग रहा था, लेकिन यह अविश्वसनीय था। आखिरकार यह उसकी नींव में मामूली वृद्धि थी। जब वह स्वर्गलोक में प्रवेश करने पर उनके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन आया और वे शक्ति के 18वें स्तर तक पहुंच गए। फिर भी उनकी शक्ति में और वृद्धि हो सकती थी। भला उन्हें आश्चर्य क्यों न होता? क्या मैं 18.5 स्तर की शक्ति प्राप्त कर पाऊंगा? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। फिर वह जोर से हंस पड़ा। आधे स्तर की दायरे की शक्ति। इसके अलावा यह 18वें स्तर के बाद दायरे की शक्ति का दूसरा स्तर था। इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। उसने इसे स्वाभाविक मान लिया था। हालांकि वांग टेंग ने अभी कोशिश नहीं की। आखिरकार वह ऐसा कर पाएगा। समझ नहीं आता कि वह युद्ध के मैदान में कितना शक्तिशाली था। वह इसे वहीं छोड़ देता ताकि अंधकार में प्रेतों को इसका अनुभव हो सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन विंड स्पिरिट फिजिक मेरे शरीर को ऐसा बना देगा, और भी अधिक परिपूर्ण। वांग टेंग ने अपने विचारों को रोके रखा और पलकें झपकाईं। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने शरीर का अवलोकन किया। नहीं, ये सही नहीं है। यह उन सभी विशेष शारीरिक संरचनाओं का संग्रह है जो मुझे प्राप्त हुई है अतीत में। अब पवन आत्मा दिव्य शरीर के जुड़ने से इसमें बदलाव आया है, एक परिवर्तन से गुजरा है। दिव्य पवन आत्मा का शरीर वास्तव में अद्वितीय है। ये शरीर को शुद्ध कर सकता है और शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकता है। वांग टेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे तुरंत पता चल गया कि उसे यह ज्ञान कहाँ से मिला। शक्ति से। अतीत में भी उसका शरीर काफी मजबूत था, लेकिन परिपूर्ण नहीं था। उसमें कुछ अशुद्धियां थीं जिन्हें दूर किया जा सकता था। दिव्य पवन आत्मा की शारीरिक शक्ति अशुद्धियों को दूर करने और उसके शारीरिक शरीर की क्षमता को बढ़ाने का प्रभाव रखती थी। दिलचस्प। वह विशेषताओं के बोर्ड पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। दिव्य पवन आत्मा का शारीरिक कौशल 3200/40,000, चौथा स्थान। चौथे दर्जे का शरीर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसके इतने अद्भुत प्रभाव हैं। वांग टेंग की निगाहें झपकीं। वह समझ गया था। उन्हें अचानक एक विचार आया और उन्होंने एक अन्य आकृति की ओर देखा, दिव्य प्रकाश की आकृति। उसके हृदय में एक अवर्णनीय जुड़ाव उत्पन्न हुआ। उसे एक अनुमान हुआ, क्या दिव्य प्रकाश शरीर का भी यही प्रभाव होता है? उसने अन्य शरीरों की ओर क्यों नहीं देखा, केवल दिव्य प्रकाश शरीर की ओर ही क्यों देखा? इसका कारण ये था कि दिव्य प्रकाश शरीर का प्रभाव भी समान था, शुद्धिकरण। हालांकि दिव्य प्रकाश शरीर केवल प्रथम श्रेणी का था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए वांग टेंग पर इसका कोई गहरा प्रभाव नहीं दिखा। ये केवल इसकी अपनी शक्ति थी। आखिरकार वांग टेंग का शरीर अब थोड़ा मजबूत हो गया था। सामान्य शारीरिक शक्ति उस पर कोई असर नहीं डाल सकती थी। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान था। अन्य शारीरिक संरचनाओं पर भी एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर शायद ऐसा ही प्रभाव पड़े। यह अभी तक अज्ञात था। वांग टेंग के शरीर में एक और ऊर्जा का प्रवाह हुआ। इस बार कुछ खास नहीं था। ये बस एक साधारण पवन नक्षत्र बल था। पवन नक्षत्र बल 57,000/60,000, छठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। उसकी पवन नक्षत्र शक्ति 25,000 अंक बढ़ गई, लेकिन फिर भी वह स्वर्ग क्षेत्र के छठे स्तर पर ही थी। अभी भी उसे सफलता प्राप्त करने में थोड़ी ही देर लगी थी। वांग टेंग थोड़ा निराश था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल रक्त देवता के क्लोन से कह सकता था कि वह वायु तत्व के प्रतिभाशाली लोगों से और अधिक गुण प्राप्त करे। पवन नक्षत्र बल को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग के मन में अचानक 3 विशेष ज्ञानोदय प्रकट हुए। एक मानव आकृति हाथ में युद्ध की तलवार लिए प्रकट हुई। वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। युद्ध की तलवार से हरी तलवार की चमक निकली, साथ ही हवा में एक भयानक आंधी दौड़ गई। यह अत्यंत भयावह था। दबंग। उसी समय एक विचित्र क्षेत्र फैल गया, जिसने सारी पवन शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया और तलवार की चमक के साथ विलीन हो गया। तलवार की चमक के चारों ओर मंत्र दिखाई दिए और उसके आसपास के स्थान पर अंकित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे वांग टेंग के मन में भी अंकित हो गए हैं, जिससे उसे कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। तेज हवा से चौंका देने वाली तलवार। एक अमर स्तर की युद्ध तकनीक। वांग टेंग की आंखों में एक अजीब हरी रोशनी चमक उठी, मानो उनमें मंत्र चमक रहे हों। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसे अमर स्तर की युद्ध तकनीक मिलने की उम्मीद नहीं थी। डेविल टाइटन युद्ध तकनीक की तुलना में वह शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक को अधिक चाहता था। आखिरकार वह प्रकाश के ब्रह्मांड में था। उसका वास्तविक रूप जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही बेहतर होगा। हवा आंधी चौंका देने वाली तलवार 3500/5000, अच्छी तरह से वाकिफ।
विंड गेल स्टार्टलिंग स्वॉर्ड विशेषता के 6500 अंकों ने वांग टिन को इस युद्ध तकनीक के अभ्यास में निपुणता के स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया। सुधार धीमा नहीं था। यह एक विशेष गुण था, शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक। साथ ही ये पहली बार था जब वांग टिन को इतनी शक्तिशाली वायु तत्व युद्ध तकनीक प्राप्त हुई थी। इस युद्ध तकनीक से वायु तत्व में उसकी कमियां दूर हो जाती हैं। उन विशेषताओं की भरपाई की गई थी। टेम्पेस्ट डोमेन 1604,000 चौथे स्तर का एकीकरण चरण। चौथे स्तर का एकीकरण चरण। वांग टिन दंगम हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टेम्पेस्ट डोमेन तीसरे स्तर से ऊपर उठेगा। चौथा स्तर। इस तरह हवा से संबंधित विशेषताओं का उनका क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के बराबर आ सकता है। हवा की उत्पत्ति 1200/40,000 चौथा स्थान। अंत में पवन का उद्गम था। ये गुण भी चौथे स्थान पर पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, उसने सभी कमियों को भी पूरा कर लिया था। इस समय भी वांग टिन के मन में वायु तत्व के प्रतीक चिन्ह चमक रहे थे। वे उसकी ज्ञान प्राप्ति और स्मृति में विलीन हो गए और उसका अभिन्न अंग बन गए। लगता है मुझे इस वायु तत्व के प्रतिभाशाली व्यक्ति से और भी गुण प्राप्त करने होंगे। वांग टिन को अब और भी यकीन हो गया था कि उसे फेंग जिन को जाने नहीं देना चाहिए। खैर, ब्लड गॉड क्लोन चाहता था कि वह उसके साथ सहयोग करे और लाइट यूनिवर्स के मार्शल योद्धाओं को बचाए। वांग टिन का चेहरा अजीब हो गया। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचने लगा। प्रकाश के योद्धाओं की स्थिति के आधार पर अगर वह फेंग जिन को बचा सके तो ब्रह्मांड उसकी आभारी होगी। वह आत्ममुग्ध नहीं था। उसे यह नहीं लगता था कि दूसरे पक्ष को बचाना कोई बड़ी उपलब्धि है। हालांकि वह युद्ध योद्धाओं की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। वे कुशल योद्धा और प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। ये कल्पना करना आसान था कि वे कितने अनिच्छुक थे। ऐसे समय में उन्हें बचाना उन्हें कड़वाहट के सागर से बचाने के बराबर था। उनके मनोवैज्ञानिक बदलाव की कल्पना की जा सकती थी। आहचू तियानजू ग्रह पर फेंग जिन को अचानक बिना किसी कारण के छींक आ गई। उसके हताश चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसकी उम्र में तो उसे शायद ही कभी छींक आती थी। आज क्या हो रहा था? मुझे कौन कोस रहा है? फेंग जिन ने भौहें चढ़ाईं। यह विचार उसके मन में अचानक आया। वह हिचकिचा रही थी। उसने अपने आसपास नजरें घुमाई लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह असमंजस में थी। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अगर मुख्य व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ते ही वह उसके सारे गुण जान लेगा। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और गुण संख्याएं इकट्ठा करना जारी रखा। बुलबुले स्वर्गलोक आत्मा 21500। धातु इच्छाशक्ति चौथा रैंक तारांकन 8500। नक्षत्र बल धातु तारांकन 32000। गोल्डन एज एनहिलेशन स्पीयर 10500। मेटल डोमेन एकीकरण चरण तारांकन 6500। ओरिजिन ऑफ मेटल पांचवा रैंक तारांकन 6000। विश्व शक्ति पांचवा स्थान तारांकन 3200। स्वर्गलोक आत्मा 23500। माउंटेन विल चौथा स्थान तारांकन 10500। नक्षत्र बल पृथ्वी 35000। थाउजेंड माउंटेन /12000। पृथ्वी डोमेन एकीकरण चरण तारांकन 7000। पृथ्वी की उत्पत्ति पांचवा स्थान तारांकन 6700। विश्व शक्ति पांचवा स्थान तारांकन 4000। स्वर्गलोक आत्मा 20000। आलसी नरसंहार सचेत चौथा स्थान तारांकन 7600। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 29000। लेजी मियास्मा ब्लेड 8500। लेजी मिस्ट डोमेन एकीकरण चरण तारांकन 7200। अंधकार की उत्पत्ति पांचवा स्थान तारांकन 5800। विश्व शक्ति पांचवा स्थान तारांकन 3000। निर्जन ग्रह पर वांग टिन एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि अभी अभी मिले गुण बुलबुले काफी अच्छे थे, लेकिन वहां उससे भी बेहतर गुणवत्ता वाले गुण बुलबुलों का एक और ढेर था। सबसे पहले स्वर्गलोक के आध्यात्मिक गुणों की लहरें उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसका आध्यात्मिक गुण और भी प्रबल हो गया। चलिए इस बारे में बात नहीं करते। इसके बाद इच्छाशक्ति के 3 प्रकार थे। इससे संबंधित ज्ञानोदय वांग टिन के मन में प्रकट हुआ। 3 अलग अलग छवियां धीरे धीरे एक तिपाई की तरह खुलती गईं, जिनमें से प्रत्येक उसके मन में एक स्थान घेर रही थी। यह विचित्र था। एक क्षेत्र में सुनहरी रोशनी तेज चमक रही थी और एक अत्यंत तीव्र और भेदक इच्छाशक्ति फैल रही थी। दूसरे क्षेत्र में पहाड़ों और घाटियों की छाया दिखाई दी।
यह इतनी भव्य थी मानो इसका कोई अंत न हो। एक विशाल और गहन इच्छाशक्ति ने पूरे क्षेत्र को भर दिया था। अंतिम क्षेत्र अंधकार और बुरी मंशाओं से भरा हुआ था। हालांकि इसका अधिकांश भाग आलस्य था। इच्छाशक्ति की शक्ति भी सुन्न और विकृत चेहरों में प्रकट हो रही थी। ये भयावह था। 3 अलग अलग क्षेत्र, 3 अलग अलग प्रकार का ज्ञानोदय। पल भर में वान तेन के शरीर से 3 बिल्कुल अलग अलग आभाएं उत्पन्न हुई। वे परस्पर विरोधी थीं, लेकिन एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल रही थीं। हर एक अपनी अपनी भूमिका निभा रही थी। ये जटिल और रहस्यमय था। धातु इच्छाशक्ति 8500 बटा 40,000 चौथा रैंक। माउंटेन विल 10,500 बटा 40,000 चौथा रैंक। लेजी मिस्ट कॉन्शियस 20,100 बटा 40,000 चौथा स्थान। वान तेंग ने विशेषताओं के बोर्ड पर एक नज़र डाली और मुस्कुराया। चौथा स्थान, चौथा स्थान, चौथा स्थान। वे सभी चौथे स्थान पर थे। ये दुर्लभ था। पहले वह चौथे दर्जे की चेतना प्राप्त नहीं कर पाता था, लेकिन अब यह मानो पूरी तरह से संभव हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, मजबूत गुण तभी प्राप्त किए जा सकते थे जब आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हों। वान तेन को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। अंतिम गुण, आलसी धुंध चेतना की बात करें तो यह उससे पहले ही प्राप्त हो चुका था और बहुत पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। अब उसने 7600 गुणांक और प्राप्त कर लिए, जिससे यह और भी शक्तिशाली हो गया। धातु की इच्छाशक्ति और पर्वत की इच्छाशक्ति नहीं थी। वे अतीत में मौजूद नहीं थीं। उसके पास स्वर्ण ड्रैगन की इच्छाशक्ति थी, जो सामान्य धातु की इच्छाशक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें स्वर्ण ड्रैगन जाति की विशेष इच्छाशक्ति समाहित थी। ये भव्य और भयावह थी। यही ड्रैगनों की शक्ति थी। सामान्य जीवित प्राणियों में इस प्रकार की इच्छाशक्ति और आभा नहीं होती। इसलिए मेटल विल का सामना करते समय वह शांत रहा। दरअसल गोल्डन ड्रैगन रेस के अदेहोगा द्वारा प्राप्त इच्छाशक्ति की शक्ति छठे स्तर के ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा सीनियर गुवान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। बेशक इसका यह मतलब नहीं था कि अदेहोगे लंबे समय से प्रसिद्ध रहे सीनियर गुवान से अधिक शक्तिशाली थे। उनके स्तर में अभी भी अंतर था। अदेहोगे अभी अभी ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें अभी लंबा सफर तय करना था। सीनियर गुवान पहले से ही ब्रह्मांड स्तर के छठे पायदान पर थे। यदि रक्त देवता के क्लोन के पास मुख्य शरीर द्वारा प्रदत्त शाश्वत शक्ति न होती, तो वह दूसरे पक्ष को परास्त नहीं कर पाता। आखिरकार उसमें और मुख्य शरीर में अंतर था। रक्त देवता के क्लोन के पास अन्य शक्तिशाली कौशल थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। यदि वह उनका प्रयोग करता, तो वह छठे स्तर के ब्रह्मांडीय योद्धा से लड़ने में सक्षम होता। सीनियर गुवान जैसे योद्धा, ये निस्संदेह भयावह था। किसने सोचा होगा कि उनके जैसा सर्वोच्च स्वर्ग स्वामी ऐसी असामान्य क्षमता रखेगा। अब तो वह और भी ज्यादा असामान्य होने वाला था। पर्वतों की इच्छाशक्ति ने वान तेन को आश्चर्यचकित कर दिया। यह इच्छाशक्ति असाधारण थी। ये पर्वतों की रूपरेखा बना सकती थी। ये पर्वतों की तरह ही भव्य, घनी और विशाल थी। इसके लिए विशाल शब्द ही उपयुक्त था, क्योंकि चेतना में एक गड़बड़ी थी। सैद्धांतिक रूप से ये पहाड़ों की संख्या को अनंत तक बढ़ा सकता था। जितने अधिक पहाड़ होते, उतना ही शक्तिशाली। चेतना, दिलचस्प। वान तेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इच्छा शक्ति की ऐसी विशेष शक्ति। 3 अलग अलग नक्षत्रों की शक्तियां वान तेंग के शरीर में प्रवाहित हुईं। हालांकि ये तीनों शक्तियां पहले ही स्वर्ग स्वामी स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थीं। वह इन्हें और अधिक नहीं बढ़ा सकता था। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरे एट्रीब्यूट बबल्स को देखा। अगले ही पल वान तेंग के मन में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। पहली 2 आकृतियां प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं की थीं। तीसरी आकृति में एक दुष्ट और अंधकार में आभा थी। ये स्पष्ट रूप से एक अंधकार में प्रेत था। पहली आकृति एक युद्ध भाला पकड़े हुए थी और भाला चलाने का अभ्यास कर रही थी। अद्वितीय भेदन शक्ति से लगातार सुनहरी भाले की किरणें निकल रही थीं। वे हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। दूसरे व्यक्ति ने एक युद्ध तलवार पकड़ी और उसे जोर से चलाया। एक चमकदार पीली रोशनी फैल गई और तलवार की चमक एकत्रित हो गई। उसके पीछे पहाड़ों की रूपरेखा उभर आई। यह विशाल और घना था। तीसरी आकृति के हाथ में भी एक युद्ध तलवार थी। हालांकि ये तलवार घोर काली थी और इससे एक घना काला आभा मंडल निकल रहा था। जैसे ही आकृति ने अपने तलवार चलाने के कौशल का अभ्यास किया, उसके शरीर से काली धुंध निकली और तलवार के चारों ओर लिपट गई। एक भयानक तलवार की चमक फूट पड़ी।
तलवार की चमक और काली धुंध एक दूसरे के पूरक थे और ऐसा लग रहा था मानो आपस में विलीन हो गए हों। धुंध तलवार का बारीकी से पीछा कर रही थी। अच्छा हुआ। 2 और शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें। वांग तेंग था बेहद प्रसन्न। 2 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें और पिछली वाली। उसने एक साथ 3 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें प्राप्त की। तियानजू ग्रह के मार्शल योद्धा काफी धनी थे, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। एक योद्धा ब्रह्मांडीय स्तर की प्रतिभा का धनी था, इसलिए उसे शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक प्राप्त करने का अवसर मिला। ये केवल प्रतिभाओं की नींव को मजबूत करने के लिए ही नहीं था, बल्कि इससे उनकी क्षमता भी बढ़ी ताकि वे शक्तिशाली युद्ध योद्धाओं के हाथों गलती से न मरें। तियानजू ग्रह के 12 वरिष्ठों के बारे में कुछ खास कहने को नहीं था। वे कई वर्षों से ब्रह्मांड स्तर पर थे और तियानजू ग्रह पर बेहद प्रसिद्ध मार्शल योद्धा थे। चाहे धन दौलत हो या संपर्क, ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं में उनका नाम सबसे ऊपर था। स्वाभाविक रूप से उन्हें शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकें प्राप्त करने का अवसर मिला था। बहरहाल इन 3 शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीकों की उत्पत्ति समझ में आती है। इन्हें तियानजू ग्रह की नींव होना चाहिए था, फिर भी ये वांग तेंग के हाथों में आ गईं। गोल्डन एज एनहिलेशन स्पीयर शाश्वत स्तर 2500/10,000 विशेषज्ञ। थाउजेंड माउंटेन स्लैश शाश्वत स्तर 4000/10,000 विशेषज्ञ। आलसी मियास्मा ब्लेड उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का शिखर 500/10,000 विशेषज्ञ। वांग तेंग की आंखें चमक उठीं। वह बेहद खुश था। इसमें धातु युद्ध तकनीक, पृथ्वी युद्ध तकनीक और आलसी धुंध जाति की एक विशेष अंधकार युद्ध तकनीक शामिल थी। यह एक बहुत बड़ा लाभ था। इतना ही नहीं, तीनों युद्ध तकनीकें विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच चुकी थीं। इससे प्रसन्न होना स्वाभाविक था। आखिरकार शाश्वत स्तर की युद्ध तकनीक और उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की युद्ध तकनीक दोनों ही उन्नत श्रेणी की युद्ध तकनीकें थीं। सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए इन्हें विशिष्ट स्तर तक विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता। अगर 2 शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं और डुओगुगाओं ने कई वर्षों तक साधना न की होती, तो वे इतने सारे गुण न होते। तीनों युद्ध तकनीकों को आत्मसात करने के बाद वांग तेंग के दिमाग में कुछ क्षेत्र और उत्पत्ति के विचार उभर आए। पल भर में ही उसके दिमाग में 3 अलग अलग क्षेत्र उभर आए। उसी समय 3 अलग अलग प्रतीक उसके मन में अंकित हो गए। वे उत्पत्ति के नियमों की शक्ति में परिवर्तित हो गए और उसके मन में विलीन हो गए। वांग तेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। धातु डोमेन 700/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। पृथ्वी क्षेत्र 1300/6000 छठे स्तर का एकीकरण चरण। लेजी मिस्ट डोमेन 1500/4000 चौथे स्तर का एकीकरण चरण। धातु की उत्पत्ति 6000/50,000 पांचवां स्थान। पृथ्वी की उत्पत्ति 6700/5000 पांचवां स्थान। अंधकार का उद्गम 5800/50,000 पांचवां स्थान। बहुत बड़ी वृद्धि। यह एक बहुत बड़ा सुधार था। तीनों क्षेत्र एकीकरण चरण के छठे स्तर तक पहुंच चुके थे। ये पल भर में चौथे स्तर से छठे स्तर पर पहुंच गया। ये 2 स्तरों की वृद्धि थी। ध्यान रहे, चौथे स्तर का एकीकरण चरण एक विभाजक रेखा थी। आगे बढ़ना और भी कठिन होता चला जाएगा। इसलिए वांग तेंग ने अतीत में जिन मार्शल योद्धाओं से मुलाकात की थी, यहां तक कि प्रतिभाशाली योद्धा भी, सभी चौथे स्तर के एकीकरण चरण में अटके हुए थे। अब वह इस सीमा को पार कर छठे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच चुका था। उसे इस जबरदस्त सुधार की उम्मीद नहीं थी। उनके मन में अनेक ज्ञानोदय हुए, जिससे उन्हें तीनों क्षेत्रों की गहरी समझ प्राप्त हुई। चौथे स्तर के एकीकरण से लेकर छठे स्तर के एकीकरण तक की पूरी प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक रही। इसी दौरान उत्पत्ति के तीनों नियम जबरदस्त रूप से ऊपर उठे और 5वें स्थान पर पहुंच गए। ये किसी एक क्षेत्र जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी। इसके लिए एक स्तर ऊपर उठना आसान नहीं था। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति 5वें स्तर पर थी। कुछ छठे स्तर के ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धा ही इस स्तर तक पहुंच सकते थे। उदाहरण के लिए आकाश स्तंभ के 12 वरिष्ठ इतने वर्षों की साधना के बाद ही 5वें स्तर पर पहुंच पाए थे। बेशक 5वें स्थान तक पहुंचना आसान नहीं था। आखिरकार यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी। इसे समझना आसान नहीं था। यदि ब्रह्मांड के प्रत्येक स्तर का मार्शल योद्धा सीधा उत्पत्ति स्तर तक पहुंचने में सक्षम होता, तो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा सर्वत्र विराजमान होते। उसकी शक्ति में वृद्धि की तुलना में उसकी उत्पत्ति के नियमों में वृद्धि निस्संदेह अधिक कठिन थी। बेशक सबसे मुश्किल काम उनकी विश्वशक्ति को बढ़ाना था, लेकिन वांग तेंग के लिए ये सब एक जैसा ही था।
इसी क्षण उनके मन में एक नया ज्ञानोदय हुआ। यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति से भी कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय था। वह विश्व शक्ति थी, बल, अधिकार क्षेत्र, उत्पत्ति के नियमों की शक्ति, जीवन की शक्ति। सभी प्रकार की शक्तियां एक रहस्यमय तरीके से एकत्रित और विलीन हो गईं। अंततः वे विश्व शक्ति बन गए। विश्व शक्ति 10,200 बटा 50,000, 5वां स्थान, 5वां रैंक। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। नीचे उसने अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबा लिया। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति तो 5वें स्थान तक पहुंच ही गई थी, साथ ही उसकी विश्व शक्ति भी 5वें स्थान तक पहुंच गई थी। वह अवाक रह गया। इतना ही नहीं, 5वें स्थान तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। उन 3 शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा छोड़े गए गुणों के कारण उसकी विश्व शक्ति का गुणक 10,200 अंक तक पहुंच गया था। ये 5वें स्थान पर उसकी यात्रा के 5वें हिस्से के बराबर था। अगर समय के आधार पर इसका आकलन किया जाए तो उसे इसमें कुछ साल लग जाते। खेती करना। वांग टेंग की वर्तमान विधि शक्ति और विश्व शक्ति के साथ वह शायद 6ठे स्तर के ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के प्रमुख से लड़ने में सक्षम हो। अपनी शाश्वत शक्ति का उपयोग किए बिना इस शारीरिक शक्ति में वृद्धि से उनकी समग्र क्षमता में भी वृद्धि हुई। अत्यंत दूसरे शब्दों में कहें तो यह उनके लिए बहुत बड़ा लाभ था। लगता है ब्लड गॉड क्लोन ने मेरी बहुत मदद की है। वांग टेंग को अचानक लगा कि उसने ब्लड गॉड क्लोन को उन अंधेरे प्रेतों के पास छोड़कर अच्छा किया। अगर ऐसा नहीं करता तो वह उसे हासिल नहीं कर पाता। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए ढेर सारे उच्च गुणवत्ता वाले एट्रीब्यूट बबल्स मौजूद थे जिन्हें वह इकट्ठा कर सकता था। यह बहुत ही शानदार अनुभव था। चलो जमकर मस्ती करते हैं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह ब्लड गॉड क्लोन को बेवकूफ बनाना जारी रखने देगा। बाहर चारों ओर घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। ब्लड गॉड क्लोन तियानजू ग्रह। एट्रीब्यूट बबल्स को उठाने के बाद ब्लड गॉड क्लोन आकाश से नीचे उतरा। अन्य काले प्रेत भी उसके पीछे पीछे आए और जमीन पर उतरे। फिर ब्लड गॉड क्लोन लाइट यूनिवर्स के बंदी बनाए गए मार्शल योद्धाओं की ओर ऐसे चलने लगा मानो वह पार्क में टहल रहा हो। जब उन्होंने उसे आते हुए देखा तो फैंग जिन और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वैम्पायर ब्लड सन ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। उसने फैंग जिन और 2 स्काई पिलर एल्डर्स को हराया। वह इतना शक्तिशाली था और एक दुष्ट अंधकार में प्रेत था। भला वे उससे भयभीत क्यों न होते। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है। वे चिंतित थे। सीनियर गुवान और सीनियर शी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें होश आ गया था। वे बेहोश नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने ब्लड गॉड क्लोन को अपनी ओर आते देखा तो वे गंभीर हो गए और सतर्कता से उसकी ओर देखने लगे। डोवु गाओ, हेमोट, मोलोक और अन्य काली आकृतियां हैरान थीं। हालांकि उन्होंने और पूछताछ नहीं की। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। ब्लड गॉड क्लोन के पीछे कई शक्तिशाली और दुष्ट काली आकृतियां चल रही थीं। उनकी आभा भयावह थी। लाइट यूनिवर्स के कई योद्धा डर से कांप उठे। मेरी ब्लैक पनिशमेंट एमी द्वारा तियानजू ग्रह पर नियंत्रण करने के बाद भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष माध्यमों की आवश्यकता होगी, है ना? ब्लड गॉड क्लोन लाइट यूनिवर्स के मार्शल योद्धाओं के सामने आया और अचानक मुस्कुराया। वह बेहद सौम्य लग रहा था। उसने मुंह खोलकर पूछा। उनकी मुस्कान देखकर भी सब निश्चिंत नहीं हुए, बल्कि वे और भी सतर्क हो गए। उनका सवाल सुनकर कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। फैंग जिन, सीनियर गुवान और सीनियर शी ने पलकें झपकाईं। हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपा लिया। तियानजू ग्रह में प्रवेश करने के और भी तरीके हैं। ये सुनकर हेमो, मोलोक और अन्य उप कमांडरों ने भौहें चढ़ा ली। यहां तक कि डोवु गांव ने भी आंखें सिकुड़ी। वह ब्लड गॉड क्लोन पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वह तियानजू ग्रह पर शासन कर रहा था तब उसे ग्रह की स्थिति का ठीक से अंदाजा नहीं था। अब उसने प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं को चुपके से अंदर घुसने दिया। यह उसकी लापरवाही थी। साथ ही अगर वैम्पायर ब्लड सन ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नया कमांडर नहीं बनता तो वह स्काई पिलर के 12 बुजुर्गों में से एक को भी नहीं हरा पाता। 2 को हराना तो दूर की बात है। इसका मतलब यह था कि अगर वह अभी भी ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी होता तो लाइट यूनिवर्स के मार्शल योद्धाओं के बचने की संभावना सबसे अधिक होती। ये सोचकर डोवु गांव का चेहरा बिगड़ गया। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसकी निगाहें भयावह और हत्या की मंशा से भर गईं। दुर्भाग्यवश वैम्पायर ब्लड सन चाहता था कि वे खदानें खो दें, इसलिए उन्हें अभी तक मारा नहीं जा सका था।
हालांकि खुदाई पूरी होने के बाद उसे इन योद्धाओं का व्यक्तिगत रूप से सामना करना होगा। वैम्पायर ब्लड सन उसे रोक नहीं पाएगा। इस समय ड्रोगोगाओ को यह एहसास नहीं था कि उसने अवचेतन रूप से रक्त देवता क्लोन से बचने का विकल्प चुना था। वह बहुत अधिक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके सामने धृष्टता करना। मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे बहुत जिज्ञासा है। ब्लड गॉड क्लोन ने लाइट यूनिवर्स के लोगों को देखते हुए शांत भाव से कहा। तियानजू ग्रह पर तो पहले ही आपका कब्जा हो चुका है। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या तुम्हें पता है कि दूसरे चैनल भी हैं? फैंग जिन ने ताना मारा। हम। ब्लड गॉड क्लोन हंसा और अचानक चलने लगा आगे की ओर। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। फैंग जिन का चेहरा लाल हो गया। उसने रक्त देवता के क्लोन को गुस्से से घूरा और वह वहां से नहीं हटी। हालांकि ब्लड गॉड क्लोन को उसमें अपराधबोध और कमजोरी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें। यही योग्यता का अंतर था। यह मौजूदा स्थिति का परिणाम था। ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता ने तियानजू से यह प्रतिभा प्रदान की। उस ग्रह पर बहुत दबाव था, इसलिए उसका सामना करते समय उसे थोड़ी घबराहट महसूस होती थी और उसमें उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का आत्मविश्वास नहीं था। धत्तेरी की, आप क्या कर रहे हो? अपने गंदे हाथ छोड़ो। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं में धार्मिक आक्रोश भर उठा। उन्होंने रक्त देवता के क्लोन को गुस्से से घूरकर देखा। फैंग जिन तियानजू ग्रह की प्रतिभा थी। वह प्रतिभा और सुंदरता दोनों में सर्वश्रेष्ठ थी। अब उनकी देवी का अपमान एक अंधकार में प्रतिभा द्वारा किया जा रहा था। भला इसे कौन सहन कर सकता था? इतना ही नहीं, जब फैंग जिन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया तो प्रकाश ब्रह्मांड की एक मार्शल योद्धा के रूप में उसकी पहचान ही प्रकाश ब्रह्मांड के अन्य मार्शल योद्धाओं को क्रोधित करने के लिए काफी थी। ये लोग घबराए हुए लग रहे हैं। ब्लड गॉड क्लोन ने फैंग जिन की ठुड्डी को चुटकी से पकड़ा और बाकी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराया। फैंग जिन की निगाहें दृढ़ थीं। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। क्या तुम्हें मुझे अपमानित करना ही है? क्या ये काली आत्माएं ऐसे ही करती हैं? कितनी बेशर्मी है। तुम्हें अपमानित करूं? रक्त देवता के क्लोन ने हंसते हुए कहा। उसने यूफेलिया, जारोसा और जाडिया की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ, तियानजू ग्रह की इस प्रतिभाशाली को हमारी पिशाच जाति की सुंदरता देखने दो। अगर नहीं तो वह शायद कुछ और ही सोचेगी। वह खुद को बहुत महत्व देती है। हा हा हा। ब्लड सन, तियानजू ग्रह का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थोड़ा आत्ममुग्ध लगता है। यूफेलिया ने अपने सुडौल शरीर को लहराते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने उत्सुकता से फैंग जिन को देखा और अपना मुंह ढक लिया। खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली लोग हमेशा इतने आत्ममुग्ध और अभिमानी नहीं होते? इस बार जारोसा ने यूफेलिया का विरोध नहीं किया। वह बस मुस्कुराए और उससे सहमत हो गया। आत्ममुग्ध। फैंग जिन का चेहरा हरा लाल हो गया। उसे इतनी असहजता महसूस हुई कि वह गड्ढा खोदकर उसमें खुद को दफना देना चाहती थी। उसने अपनी मुट्ठियां इस तरह भींच ली मानो वह तियानजू ग्रह की कठोर भूमि में गड्ढा खोद सकती हो। उसने सोचा था कि वैम्पायर ब्लड सन उसकी खूबसूरती को महत्व देता है और उसे अपमानित करना चाहता है, लेकिन नतीजा थोड़ा अलग निकला। रुको, अंतर बहुत बड़ा था। इस वैम्पायर ब्लड सन के मन में ऐसे विचार नहीं थे। तीनों पिशाच महिलाओं की शक्ल सूरत से ही यह बात पता चल जाती थी। उनकी शैली अलग थी, लेकिन उनकी सुंदरता के बराबर थी। यहां तक कि दोनों पिशाच महिलाओं की शैली भी अलग अलग थी। बिल्कुल अलग। इन तीन खूबसूरत महिलाओं के साथ होने से दूसरी पार्टी शायद उसे पसंद न करे। बेशक वह कह सकती थी कि वैम्पायर ब्लड सन युद्ध के मैदान में अपने साथ 3 सुंदरियों को लेकर आया था। इसका मतलब था कि वह एक सभ्य व्यक्ति नहीं था। उसके लिए उस पर बुरी नजर डालना स्वाभाविक था। लेकिन फैंग जिन ऐसी बातें नहीं कह सकती थी, इसलिए वह बेहद परेशान हो गई। उसने ब्लड गॉड क्लोन को घूर कर देखा और चाहा कि काश वह आगे बढ़कर उससे लड़ पाती। महामहिम रक्तपुत्र, हम सब में सबसे सुंदर कौन है और प्रकाश ब्रह्मांड का ये प्रतिभाशाली कौन है? जाडिया ने अत्यंत सहयोग दिखाया। उसने अपना सिर झुकाया और रक्त देवता के क्लोन को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा। मुझे लगता है कि तुम तीनों मेरी पसंद के ज्यादा अनुकूल हो। ब्लड गॉड क्लोन ने फैंग जिन की ठुड्डी छोड़ दी और जादिया के पास चला गया। उसने उसकी कमर पकड़ी और एक हाथ से उसके सुंदर चेहरे को सहलाया। जाडिया का चेहरा लाल हो गया। उसे ब्लड सन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। अतीत में भले ही यह वैम्पायर ब्लड सन उसके प्रति तुच्छ व्यवहार करता था, वह बिना किसी झिझक के शत्रुतापूर्ण हो जाती थी।
हालांकि इस रक्तपुत्र की प्रतिभा और क्षमता के साथ साथ उसकी असाधारण क्षमता को देखने के बाद उसके मन में उसके लिए सम्मान पैदा होने लगा। इस छोटी सी गलती को स्वीकार करना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं था। साथ ही ब्लड सन का रूप रंग। हालांकि उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन उसकी आभा से ही पता चल जाता था कि वह कितना आकर्षक था। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि पिशाचों के सभी काले रूप आकर्षक थे। मूलतः आपकी वंश परंपरा जितनी मजबूत होगी, आप उतने ही अधिक सुंदर होंगे। ब्लड सन की प्रतिभा को देखते हुए उसके बदसूरत होने का कोई कारण नहीं था। इसलिए ये कुछ ऐसा था जैसे एक गरीब आदमी और एक लंबा, अमीर और सुंदर आदमी एक ही समय में एक खूबसूरत महिला के साथ कुछ तुच्छ हरकत कर रहे हों। पहले को अपमानजनक कहा गया, जबकि दूसरे को छेड़छाड़। ये दृश्य देखकर बगल में मौजूद पिशाचों के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। ये तीनों पिशाच जाति की सबसे प्रसिद्ध सुंदरियां थीं। फिर भी वे रक्तपुत्र के प्रति आकर्षित होती प्रतीत हो रही थीं। कितना निर्दयी! उसने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वह रक्तपुत्र था जिसका वे बहुत सम्मान करते थे। सभी प्रतिभाशाली पिशाचों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। यूफेलिया और जारोसा के चेहरे के भाव बदल गए। वे जारिया को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूरने लगीं। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके झगड़े में दखल देगा। बेशर्म, नीच! फैंग जिन का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि वह उसे अपमानित कर रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं बेशर्म कैसे हूँ? मैं नीच कैसे हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या मैं बेशर्म हूँ? तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। रक्त देवता के क्लोन ने जादिया की कमर पकड़ी और फैंग जिन के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे इस तरह उत्तेजित कर रहा हो। तुम! फैंग जिन की आंखों से क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आंखें चौड़ी करके वांग तेन को घूरा। पर्याप्त! अचानक बगल से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ गुवान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर हो और तुमने हमें हरा दिया। तुम एक महाशक्तिशाली योद्धा हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। रक्त देवता के क्लोन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैं उतना असाधारण नहीं हूं जितना आप मुझे बता रहे हैं। मुझे एक शक्तिशाली योद्धा नहीं माना जा सकता। मैंने बस कुछ पुराने ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं और कुछ कम प्रतिभाशाली लोगों को ही हराया है। साथ ही मैं तो बस एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट हूं। मुझे शक्तिशाली योद्धा कैसे माना जा सकता है? योद्धा! मौन! सीनियर गुवान और सीनियर शी की आंखों के कोने हिंसक रूप से फड़कने लगे। फैंग जिन के चेहरे के भाव भी ऐसे बदल रहे थे मानो उसने कुछ खा लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्हें अपने रुतबे पर गर्व था, लेकिन इस पिशाच के रक्तपुत्र के सामने वह रुतबे के टुकड़े की तरह रौंदा गया। यहां तक कि उन पर कई बार पैर भी रखे गए, जिससे उनके चेहरे दर्द से लाल हो गए। सीनियर गुवान तो बस यही चाहते थे कि वैम्पायर ब्लड सन में एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा की आभा हो ताकि वह फैंग जिन को अपमानित न करे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस बात का इस्तेमाल उन्हें अपमानित करने के लिए करेगा। दूसरे पक्ष का दावा था कि वह केवल एक मध्यम स्तर का दानव सम्राट था और उसने केवल कुछ पुराने स्तर के योद्धाओं और प्रतिभाओं को ही हराया था, इसलिए उसे एक दुर्जय योद्धा नहीं माना जा सकता था। ऐसे में आकाश स्तंभ के 12 वरिष्ठों के रूप में खुद को बुलाने का उनका क्या मतलब था? उनकी तुलना मध्य स्तर के शैतान सम्राट से भी नहीं की जा सकती थी। आकाश स्तंभ के 12 वरिष्ठ और तियानजू ग्रह के प्रतिभाशाली लोग भी उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। चुटकुला! तुम क्या चाहते हो? फैंग जिन सीनियर गुवान और सीनियर शी को अपमानित होते हुए नहीं देख सकी। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था? क्या तियानजू ग्रह के बाहरी दुनिया से संपर्क के कोई अन्य माध्यम है? दुर्भाग्य से तुम सहयोग नहीं करते और मुझे बताने को तैयार नहीं हो, रक्त देवता के क्लोन ने मासूमियत से कहा। फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोग अवाक रह गए। अंततः वे मुख्य विषय पर लौट आए। हालांकि उन्हें ऐसा लगा, अवाक! ये व्यक्ति बातों को घुमा फिराकर कहने में इतना माहिर था कि वे लगभग उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैंने पहले ही कहा है कि कोई चैनल नहीं है। हम अंतरिक्ष से सीधे पिलर प्लेनेट में प्रवेश कर चुके हैं, फैंग जिन ने कहा। अवज्ञाकारी! रक्त देवता के क्लोन ने सिर हिलाया और आह भरी। मैं चाहता था कि तुम ये कहो, लेकिन तुम इतने असंवेदनशील हो, इसलिए मैं खुद ही कह सकता हूं। वह प्रकाश ब्रह्मांड के एक योद्धा के सामने आया और उसे देखकर मुस्कुराया। आपका चयन हो गया है। आओ, मेरी आंखों को देखो। प्रकाश ब्रह्मांड के इस योद्धा के चेहरे पर सबसे स्पष्ट परिवर्तन तब आया जब उसने अपना रहस्य उजागर किया।
संबंध। उसके प्रदर्शन से साबित हो गया कि वह दृढ़ निश्चयी नहीं था। वह सबसे आसान निशाना था। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड सन चाहता हो कि वैम्पायर की प्रतिभाओं ने कुछ सोचा। तुम क्या करना चाहते हो? प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने भय से रक्त देवता के क्लोन की ओर देखा। उसकी नजर में ये पिशाच रक्तपुत्र एक निर्दयी व्यक्ति था। फैंग जिन और आकाश स्तंभ के 12 बुजुर्ग भी उसके सामने कुछ नहीं थे। उसके सामने गोंड परिवार के 12 बुजुर्ग कुछ भी नहीं थे। वह उन्हें आसानी से कुचलकर मार सकता था। दरअसल प्रकाश ब्रह्मांड का ये योद्धा स्वर्ग के स्वामी स्तर का योद्धा था। वह बाहरी दुनिया में कोई कमजोर नहीं था। दुर्भाग्यवश उनका सामना इतने उच्च कोटि के खिलाड़ी से हुआ और वे केवल सहायक भूमिका ही निभा सके। वे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। घबराओ मत, आराम करो, मैं तुम्हें खनन के लिए जिंदा रखूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ब्लड गॉड क्लोन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। अंत में दूसरा पक्ष और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। सचमुच डर से कांप रहा था। अगर तुम्हारे पास कोई कौशल है तो आओ मुझसे। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के सामने ये कुछ भी नहीं है, फैंग जिन चिल्लाया। मैं भी एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट हूं, ब्लड गॉड क्लोन ने कमजोर स्वर में कहा। फैंग जिन अवाक रह गया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं इस बात को नजरअंदाज कर देता कि तुम एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट हो। क्या तुम्हारे जैसा कोई मध्य स्तर का शैतान सम्राट है? वह लगभग गाली देने ही वाली थी। ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लाइट यूनिवर्स के मार्शल वॉरियर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा आ गई और वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई। फैंग जिन की बातों से ही दूसरे पक्ष ने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। इसलिए जब ब्लड गॉड क्लोन ने उसे देखा तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गया। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसके बजाय वह ब्लड गॉड क्लोन को खाली निगाहों से घूरता रहा। तुमने उसके साथ क्या किया? फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम पिशाच क्या कर सकते हैं? ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। ये पिशाच के काले रूप की आध्यात्मिक जादुई शक्ति है। फैंग जिन ने कुछ सोचते हुए कहा। उन्हें इस कौशल का सटीक नाम तो नहीं पता था, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड में इसके कई रिकॉर्ड मौजूद थे, इसलिए वे इससे परिचित थे। लगता है पिशाचों की प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। रक्त देवता के क्लोन ने मुस्कुराते हुए बकवास बंद कर दी। उसने प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा की ओर देखा जो जादू की शक्ति से नियंत्रित था, और शांत भाव से पूछा, तुम पिलग्रह में कैसे आए? तियानजू पर्वत के नीचे एक गुप्त स्थान है। हमने वहां एक टेलीपोर्टेशन एरे लगाया है ताकि हम सीधे तियानजू ग्रह में प्रवेश कर सके। प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा ने शांत भाव से बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने जरा भी विरोध नहीं किया। चेन शिन, फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर भयावह भाव थे। वे लगातार चिल्ला रहे थे, मानो प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा को जगाना चाहते हों। दुर्भाग्यवश सब व्यर्थ था। वांग तेंग ने अपनी जादुई शक्ति को पूर्ण स्तर तक पहुंचा दिया था, इसलिए ब्लड गॉड क्लोन भी उसी स्तर पर उसे अंजाम दे सकता था। फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोग कैद थे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते थे। चाहे वे कितना भी चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं। ब्लड गॉड क्लोन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियानजू पर्वत के नीचे एक स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे होगा। इतना ही नहीं, ये तियानजू पर्वत जैसी प्रमुख जगह पर छिपा हुआ था और फिर भी किसी की नजर में नहीं आया। ये थोड़ा अविश्वसनीय था। रुको, क्या वह अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहा है? ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक कुछ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तियानजू पर्वत के नीचे एक विशेष स्थान था, इसीलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आती है। अंतरिक्ष एक विशिष्ट शक्ति थी। सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा या उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट भी शायद इसे खोज न सके। मुझे वहां ले चलो। रक्त देवता का क्लोन थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सीधे प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा चेन शिन से बात की। जब फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों ने उस पर चिल्लाया तो वह प्रकाश ब्रह्मांड के इस योद्धा का नाम जानता था। अच्छा हुआ, अब वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उन्हें फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक नाम दिया। जी सर। चेन शिन ने खुद को इस प्रस्ताव को ठुकराने से रोकने के लिए संयम बरता। वह बेसुध होकर आगे आगे चलने लगा। चेन शिन, फैंग जिन, सीनियर गुवान और सीनियर शी अनिच्छा से भरे हुए थे।
तियानजू पर्वत के नीचे का अंतरिक्ष ही तियानजू ग्रह में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। फिर भी ये यूं ही उजागर हो गया। भविष्य में ये बाहर रह गए योद्धाओं के लिए ग्रह पर दोबारा प्रवेश करना मुश्किल होगा। कुछ क्षणों के लिए प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा निराश महसूस करने लगे। क्या उनके पास वाकई कोई मौका था? अगर उसे मौका ही नहीं मिला तो अपमान सहने का क्या फायदा? हम चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। ब्लड गॉड क्लोन बेपरवाही से चेन शिन के पीछे पीछे चला और मुस्कुराया। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति और दोनों बुजुर्गों को तियानजू पर्वत पर ले चलो, एक नजर डालने के लिए। बाकी लोगों को सीधे खुदाई करने को कहो। हमें काम में तेजी लानी होगी। कीमोट, मोलोक और अन्य उप कमांडरों ने सोचा भी नहीं था कि तियानजू ग्रह पर ऐसे और भी रास्ते होंगे जिन्हें उन्होंने अभी तक खोजा नहीं है। उनके चेहरे उतर आए। सौभाग्य से उनके नए कमांडर की नज़र तेज थी और उन्होंने इसे जल्दी खोज लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पता नहीं कितने समय तक वे इस बात से अनजान रहते। जी साहब। ब्लड गॉड क्लोन का आदेश सुनकर उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और फैंग जिन और अन्य लोगों को घृणा भरी निगाहों से देखा। फिर वे स्वयं उन्हें आगे ले गए। आज्ञाकारी रहो और मेरे साथ चलो। फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों के साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य बंधी हुई थी और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। उन्हें केवल अपमानित होकर आगे घसीटा जा सकता था। अनेक आकृतियां आकाश में उड़ गईं और तियानजू पर्वत की ओर उड़ते हुए प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गईं। माउंट तियानजू, अल्टीमेट यिन डिवाइन मैरो खदान से ज्यादा दूर नहीं था। सबकी गति को देखते हुए वे पलक झपकते ही वहां पहुंच जाते। स्विश! अगले ही पल रक्त देवता का क्लोन अपने हाथ पीठ पीछे बांधे तियानजू पर्वत के सामने प्रकट हुआ। उसने पर्वत की चोटी की ओर देखा। बादल उसे ढके हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी दृष्टि से उसकी वास्तविक ऊंचाई देख पा रहा था। ये पर्वत लगभग तियानजू ग्रह की चोटी तक पहुंच चुका था। इससे अधिक ऊंचा होने पर यह वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी में प्रवेश कर जाता। ब्रह्मांड! ये बहुत ही भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानजू ग्रह पृथ्वी से 10 गुना से भी अधिक बड़ा था। यह एक वास्तविक ग्रह था। यदि ब्रह्मांड अकल्पनीय चीजों से भरा न होता तो ऐसे ग्रह का अस्तित्व असंभव होता। लेकिन यह अभी भी मौजूद था। फिर भी एक पर्वत इतने विशाल ग्रह को भेदने में सक्षम था। खैर, कुछ मायनों में यह संभव हो पाया। ब्लड गॉड क्लोन ने पहली बार इतना भव्य पर्वत देखा था। तियानजू पर्वत से एक राजसी आभा फैली और रक्त देवता के क्लोन पर आ पड़ी, जिससे वह एक क्षण के लिए रुक गया। दिलचस्प! इस पहाड़ में एक विशेष आभा है। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित था। यह अनुभूति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी मुझे अभी अभी माउंटेन विल प्राप्त हुआ है। पिशाच की काली परछाइयां उसका पीछा करती रहीं और उसे चारों ओर से घेरने लगीं। पहाड़ आश्चर्यचकित हो गया। जांच के एक दौर के बाद लाभ हो सकता है, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। पिशाचों की काली आत्माओं के लिए इस पर्वत पर मौजूद आभा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थी और उनके लिए बहुत सहायक थी। पर्वत की चोटी पर कुछ विचित्र आकृतियां भी धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आकाश और पृथ्वी की शक्ति को एकत्रित कर रही हों, जिसका पृथ्वी तत्व के योद्धाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता था जब वे अपनी पृथ्वी शक्ति का अनुभव कर रहे होते थे, जिससे वे आधे प्रयास से दुगुना परिणाम प्राप्त कर पाते थे। ये तो खजाने से भरी भूमि थी। जी हाँ, वैम्पायर प्रतिभाओं ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। कमांडर, क्या आप पहले देखना चाहेंगे? हीमोट, मोलोक और अन्य उप कमांडरों ने उनके पीछे पीछे जाकर पूछा। मुस्कान, जल्दी नहीं है, पहले काम की बात करते हैं, ब्लड गॉड क्लोन ने शांत भाव से कहा। उन अंधेरे साये में मौजूद आत्माओं को लगा कि यह नया कमांडर अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं नहीं दिखाता। ये बताना मुश्किल था कि उसे क्या पसंद है। वे यह नहीं बता सके कि कमांडर को इस पहाड़ में दिलचस्पी थी या नहीं, क्योंकि उसने शुरू से ही इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंतरिक्ष कहाँ है? रक्त देवता के क्लोन ने चेन शिन से पूछा। पहाड़ के आधे रास्ते में एक गुफा में, चेन शिन ने सुन्न होकर जवाब दिया। चलो चलते हैं, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। चेन शिन तुरंत सबको तियानजू पर्वत के मध्य में ले आए। वहां एक और भी अधिक शक्तिशाली आभा सब पर छा गई। सौभाग्यवश वहां कोई कमजोर व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए यह आभा उन पर असर डालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर वह आभा पहाड़ के आधे रास्ते से आती तो शायद वह उन्हें प्रभावित करती। कुछ हद तक। कुछ देर चलने के बाद ब्लड गॉड क्लोन ने एक चीज देखी।
एक अस्पष्ट गुफा। ये गुफा एक पर्वत की दीवार पर स्थित थी। तियानजू पर्वत की चोटी पर कई गुफाएं थीं। वे सभी दिशाओं में फैली हुई थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि उनका उपयोग तियानजू पर्वत के ऊपर स्थित आकाश और पृथ्वी की शक्ति को समझने में सहायता के लिए किया जाता था। जिस गुफा की वे तलाश कर रहे थे वह कोने में स्थित होने के कारण आसानी से नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर पेड़ पौधे और लताएं फैली हुई थीं, इसलिए उसे अनदेखा करना आसान था। ये गुफा संभवतः अधिकांश समय अप्रयुक्त रहती थी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा क्योंकि माउंट तियानजू खास था। सभी को लगता था कि यह ज्ञान का स्थान है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि माउंट तियानजू में एक स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे छिपा हुआ है। ब्लड गॉड क्लोन और अन्य लोग चेन शिन के नेतृत्व में गुफा में दाखिल हुए। वे आश्चर्यचकित रह गए। इस गुफा में कुछ भी खास नहीं था। ये बेहद साधारण थी। अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव है। ब्लड गॉड क्लोन ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसके पास अंतरिक्ष की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में वह क्षमता थी। वह निम्न स्तर की भी नहीं थी। उसने पहले कभी अंतरिक्ष का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसे इसका थोड़ा बहुत एहसास जरूर था। वह अंतरिक्ष में होने वाले उतार चढ़ावों से भलीभांति परिचित था। बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। क्या यहाँ सचमुच कोई स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे है? यूफेलिया ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ तक कि डोबुगाओ भी हैरान था। उसे कोई खाली जगह नजर नहीं आई। उतार चढ़ाव, मैं इसे कैसे खोलूं? ब्लड गॉड क्लोन ने चेन शिन को घूरते हुए पूछा। अगर असली रूप यहाँ होता तो वह बिना पूछे ही उसे खोज लेता। लेकिन ब्लड गॉड क्लोन असली रूप नहीं था। वह उसे देख तो सकता था, लेकिन यहाँ की अंतरिक्षीय क्षमताओं को समझ नहीं पाता। इस जगह को खोलने का टोकन फैंग जिन के पास है, चेन शिन ने कहा। ओह! ब्लड गॉड क्लोन ने आश्चर्य से फैंग जिन की ओर देखा। ये चाबी फैंग जिन के हाथों में थी, न कि सीनियर गुवान और सीनियर शी के पास। ये थोड़ा अजीब था। आखिरकार प्रतिष्ठा के लिहाज से सीनियर गुवान और सीनियर शी शायद फैंग जिन से कहीं ऊंचे थे। फैंग जिन चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह अभी युवा ही थी। वह थोड़े ही समय में सीनियर गुवान और सीनियर शी की बराबरी नहीं कर पाएगी। शायद उसकी कोई विशेष पहचान हो। ब्लड गॉड क्लोन ने पलकें झपकाईं और फैंग जिन को घूर कर देखा। फैंग जिन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह जानती थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह छिपा पाएगी। अब जब उसका भेद खुल चुका था तो वह असमंजस में थी। क्या तुम इसे मुझे सौंप दोगी या मुझे खुद ही करना पड़ेगा? ब्लड गॉड क्लोन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। मेरे पास कोई टोकन नहीं है। चेन शिन को कुछ नहीं पता, फैंग जिन ने हठपूर्वक कहा। इस स्तर पर भी तुम हार मानने को तैयार क्यों नहीं हो? क्या ये सब कहने का कोई फायदा है? ब्लड गॉड क्लोन ने सिर हिलाया। लगता है मुझे ये खुद ही करना पड़ेगा। वह कदम दर कदम फैंग जिन की ओर बढ़ा। तुम क्या करना चाहती हो? फैंग जिन घबराई हुई थी। उसे पहले से भी ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। वैम्पायर ब्लड सन, हद पार मत करो। सीनियर गुवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, ये टोकन उसके पास नहीं है। यह मेरे पास है। तुम इसे मुझसे ले सकते हो। ब्लड गॉड क्लोन ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। भला एक बूढ़े आदमी के शव की तलाशी कौन लेना चाहेगा? वैसे भी चेन शिन उसकी जादुई शक्ति के वश में था, इसलिए उस आदमी की बातें उसके लिए बिल्कुल सच थीं। अगर उसे अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा नहीं था तो क्या उसे उस बूढ़े आदमी की बातों पर भी भरोसा करना चाहिए था? वह फैंग जिन के सामने आया और उसे ध्यान से देखा। उसे कोई स्पेस रिंग या स्पेस ब्रेसलेट नजर नहीं आया। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुमने इसे अच्छी तरह छिपाया। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। तुमने मजबूर कर दिया। मुझे आपके शरीर की तलाशी लेने की अनुमति दें। इधर मत आना। फैंग जिन के चेहरे के भाव आखिरकार बदल गए। रंग हरा और लाल हो गया। ब्लड गॉड क्लोन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसके शरीर की तलाशी ली और उसके शरीर को इंच इंच करके महसूस किया। धत्तेरी की, नीच, बेशर्म। फैंग जिन को पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह बुरी तरह छटपटाने लगी और लगातार अपने लंबे पैरों से लात मारती रही। लेकिन वह ब्लड गॉड क्लोन का मुकाबला नहीं कर पाए। उसने उसे पत्थर की दीवार से धक्का दिया और उसके उभरे हुए स्तन गोल पैनकेक की तरह हो गए जो हिल भी नहीं पा रहे थे। मुझे जाने दो, तुम विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति। फिर भी फैंग जिन लगातार गालियां बकता रहा। अपमान के आंसू उसकी आंखों से लगभग बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभा थी, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। अगर यह बात फैल जाती तो वह किसी का भी सामना नहीं कर पाती। वह तो यहां तक चाहती थी कि दम टूटना, कमीने, उसे जाने दो। सीनियर गुवान और सीनियर शी गुस्से से आग बबूला हो गए। दुर्भाग्यवश कुछ काली परछाइयां उनकी रक्षा कर रही थीं, इसलिए वे हिल नहीं सकते थे। वे केवल अपना मुंह हिला सकते थे। डोवू गांव के होठों के कोने फड़क उठे। उसे लगा कि वैम्पायर ब्लड सन उससे भी ज्यादा दुष्ट है। साथ ही ये लड़का लाइट यूनिवर्स की महिला मार्शल वॉरियर्स में दिलचस्पी लेता हुआ प्रतीत हुआ। क्या उसे औरतें पसंद थीं? उसने तीनों खूबसूरत वैम्पायर महिलाओं को देखा और महसूस किया कि वह समझा, कमजोरी, ये वैम्पायर ब्लड सन की कमजोरी हो सकती है। अन्य उप कमांडरों ने मुस्कुराते हुए इस दृश्य को ऐसे देखा मानो वे कोई शो देख रहे हों। उन्हें इस नए कमांडर के शौक के बारे में कोई खास राय नहीं थी। वे भविष्य में उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे और उसके लिए खूबसूरत महिलाओं को भेजेंगे। दूसरी ओर ज़ारोसा, यूफेलिया, जाडिया और अन्य पिशाच महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक ही विचार आया, क्या ब्लड सन सचमुच लाइट यूनिवर्स की इस महिला में दिलचस्पी रखता था? अगर नहीं, तो वह उसे इतना खास बर्ताव क्यों दे रहा था? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? ब्लड गॉड क्लोन ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और थोड़ा असहज महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, बुरा आदमी बनना आसान नहीं था। अतीत में वह अपने दुश्मनों के प्रति थोड़ा निर्दयी था। इस बार प्रकाश ब्रह्मांड के इन निर्दोष योद्धाओं के सामने उसे थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। असल में उसके मन में फैंग जिन के लिए कोई खास भावना नहीं थी। वह बस प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं को और अधिक दुखी करना चाहता था, ताकि जब मुख्य सेना उन्हें बचाने आए तो वे और भी अधिक आभारी हों। साथ ही मुख्य दल ने उसे यही करने को कहा था। उसे ऐसा करना अनिवार्य नहीं था। यह शरीर के मुख्य भाग का हृदय कितना गंदा है। जब वह मन ही मन शिकायत कर रहा था, तभी ब्लड गॉड क्लोन का हाथ फैंग जिन की छाती को छूकर एक पल के लिए रुक गया। मुझे मिल गया। उसके सुडौल स्तनों के बीच एक हार छिपा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला। तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपाया था। ब्लड गॉड क्लोन ने हार को अपने हाथ में पकड़ रखा था और हताश फैंग जिन की ओर देखते हुए अर्थपूर्ण स्वर में बोला, फैंग जिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह इतनी क्रोधित थी कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। उसने ब्लड गॉड क्लोन को घूर कर देखा। पफ, सीनियर गुवान और सीनियर शी क्रोधित हो गए। वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने एक कनिष्ठ व्यक्ति को एक काली आत्मा द्वारा अपमानित होते देखा तो दोनों वरिष्ठों ने खून की उल्टी कर दी। देखो तुम कितने गुस्से में हो। क्या तुम्हें ऐसा करना ही है? ब्लड गॉड क्लोन को और भी असहज महसूस हुआ। उसे खुद भी लगा कि वह बुराई का प्रतीक है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। जब तक वह ब्लड गॉड क्लोन था, तब तक वह चाहे जो भी करता बेहद दुष्ट ही रहता। लेकिन अगर वह असली ब्लड गॉड क्लोन होता तो बाहरी लोग शायद उसे निर्लज ही कहते। मैंने बहुत कष्ट सहा है। ब्लड गॉड क्लोन ने बेबसी से आह भरी। छोड़ो, पहले इस जगह को देख लेते हैं। उसने सोचना बंद कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हार में प्रवाहित किया। यह एक अंतरिक्षीय वस्तु थी और इसने अपने स्वामी को पहचान लिया था। उसके लिए फैंग जिन को इसे खोलने का आदेश देना असंभव था। उसे इसे जबरदस्ती तोड़ना होगा। ब्लड गॉड क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति निस्संदेह फैंग जिन से कहीं अधिक थी और वह मंत्रों में पारंगत था। उसके लिए आध्यात्मिक चिन्ह को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। स्प्लैट, फैंग जिन को कराहते हुए खून की उल्टी हो गई। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने दांत भींच लिए। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इस दयनीय स्थिति को देखे। उसने रक्त देवता के क्लोन को टकटकी लगाकर देखा। रक्त देवता के क्लोन ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि वह उसे खा जाना चाहती है। उसने असहाय होकर सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हार में समाहित कर दिया। कुछ ही समय में उसे एक प्रतीक मिला। ये बात है। उसने उसे चेन शिन की ओर फेंका और पूछा। हाँ, चेन शिन ने उत्तर दिया। इसे खोलो, ब्लड गॉड क्लोन ने कहा। मेरी शक्ति सील है, मैं इसे खोल नहीं सकता, चेन शिन ने कहा। तस्क, रक्त देवता का क्लोन असहाय महसूस कर रहा था। उसने टोकन वापस ले लिया और उसमें अपनी शक्ति समाहित कर दी। बूम, जैसे ही फोर्स ने टोकन में प्रवेश किया, प्रकाश की किरणें चमक उठीं और एक विचित्र आकृति बन गई। फिर प्रकाश की एक किरण निकली और सामने की पत्थर की दीवार में विलीन हो गई। गुफा में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। एक अदृश्य आभा प्रकट हुई। घनी अंतरिक्षीय शक्ति के साथ साथ गुफा में अनगिनत प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए।
ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हवा में या पत्थर की दीवारों पर उकेरा गया हो। ये रहस्यमय था। इसी क्षण सबके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। ये यही है, चेन शिन ने कहा। ब्लड गॉड क्लोन अचंभित रह गया। उसने फैंग जिन, सीनियर गुवान और अन्य लोगों पर नजर डाली। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। वह मुस्कुराया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। मेरे रक्तपुत्र, मैं पहले क्यों न जाऊं? जालानबो खड़ा हुआ और बोला। उससे ज़ेनिया और अन्य प्रतिभाशाली पिशाचों को पहले तियानजू पर्वत की उपस्थिति और शक्ति का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय वे रक्त देवता के क्लोन का पीछा करते हुए गुफा में चले गए। उसने अपना मुंह खोला क्योंकि वह रक्त के लिए एक रास्ता खोजना चाहता था। भगवान का क्लोन, कोई बात नहीं। ब्लड गॉड क्लोन ने हाथ हिलाया और अंदर चला गया। जालानबो और अन्य प्रतिभाशाली पिशाच तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए। दरवाजे से गुजरते ही उसकी आंखें चमक उठीं और एक विशाल अंतरिक्ष प्रकट हुआ। ब्लड गॉड क्लोन ने अपने आसपास का जायजा लिया और वह बेहद खुश हुआ। ये जगह छोटी नहीं थी। ये ब्लड गॉड क्लोन के पास मौजूद प्राचीन शहर की जगह से दोगुनी बड़ी थी। एक टेलीपोर्टेशन एरे इस विशाल जगह में उतरा और उसने सिर्फ एक कोने को घेरा। हालांकि इससे ब्लड गॉड क्लोन खुश नहीं हुआ। इस अंतरिक्ष के एक कोने में हल्की सी हलचल थी। यहां तक कि शाश्वत स्टेज मार्क्वेस भी शायद इसे महसूस नहीं कर पाते।